हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज है 10 मार्च और मुझे पता है कि अब उत्तराखंड का क्या आ चुका है, बजट भी आ चुका है। ठीक है, बजट भी आ चुका है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है। तो इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बजट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इवन कि प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट, दोनों ही एस्पेक्ट से हम इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी है कि अभी बजट नहीं पढ़ा है या इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है, वो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। ठीक है, और ऐसे करूँगा कि इससे पहले आपने कभी ऐसे ना तो बजट पढ़ा होगा और ना ही कभी ऐसा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा। मतलब बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जो आज 10 मार्च है और आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। वन लाइनर न्यूज़ आज इन्हीं न्यूज़ के अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ है वो चित्र खोजी है। ठीक है, चित्र खोजी एक क्या है, डेटा पोर्टल है ना, एक डेटा पोर्टल है। और ये किस चीज़ की ये किस चीज़ का काम करता है, तो ये जो अपराधी होते हैं उन्हें पकड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने क्या करा है कि जो उत्तराखंड में क्या होता है, 4 धाम यात्रा होती है। ठीक है, 4 धाम यात्रा है, या 2027 में क्या है, कुंभ का मेला है। ठीक है, कुंभ का मेला है, तो वहाँ पर क्या करा जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा वहाँ पर यूज़ किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन लोगों की पहचान की जाएगी जो किसी अपराध में क्या थे, संलिप्त थे, ताकि वो क्या ना कर पाएँ ऐसी जगहों पे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, यहाँ पर कोई मतलब कोई गलत इम्पैक्ट ना डाल पाए। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम्स एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके पास प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, साथ में मेंस में इसको हम क्या करेंगे, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक गवर्नेंस से क्या होता है, रिलेट भी होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो उत्तराखंड के एस्पेक्ट से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक, जो दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है जो कच्चे तेल का दाम हो गया है वो 100 रुपये प्रति बैरल, $100 प्रति बैरल हो चुका है। तो ये एक खतरे की घंटी है। ठीक है, अगर हम इसको रिलेट करें तो हम इसको सीधे सीधे जीएस पेपर 3 से, इंडियन इकोनॉमी से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और इसके कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या होगा, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पे करेंगे। और यहाँ पर आपके पास प्रीलिम के एस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे हम यहाँ पर जोग्राफिकल एस्पेक्ट देखेंगे, कैस्पियन सी को देखेंगे कि जैसे ईरान है वो कैस्पियन सी के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। और फिर ये भी देखेंगे कि ईरान और किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये हम पहले भी देखते हुए आए हैं, हारमुज खाड़ी के बारे में हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर जो अगली न्यूज़ है, तो ईरान का एक नया जो सुप्रीम लीडर है वो आ गए हैं। जो खमेनी थे वो मर चुके हैं और अब उनके ही सन मुजतबा खमेनी को क्या बना दिया गया है, ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मेंस में कैसे ये रिलेट करेंगे, हम इसको आगे फर्दर देखेंगे। और इसको हम कहाँ पर रिलेट करेंगे, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से हम इनको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगली न्यूज़ है वो सोशल मीडिया बैन पे रिलेटेड है। अब देखो, यही डेली न्यूज़ एनालिसिस का फ़ायदा है आपके पास। आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने क्या करा है, सोशल मीडिया पे बैन करने वाले ये पहले राज्य बने हैं, कहाँ के, भारत के। तो इसके कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्यों नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया को बैन, आज ये आर्टिकल आया हुआ था, ये आया था इंडियन एक्सप्रेस में। और मुझे लगता है कि ये विचार आपके दिमाग में भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आने वाले टाइम पे क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए आएगा, आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए आपके पास ये टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो और जब आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया को बैन करने से क्या फ़ायदे होंगे, सोशल मीडिया को बैन न करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आपको हर एस्पेक्ट में इस टॉपिक को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी और फिर इंटरव्यू के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके पास अगली न्यूज़ है वो क्या है कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर क्या हुआ है, एक्यूट इंटेफ्लाइसिस सिंड्रोम AES और जापानीज इंटेफ्लाइसिस का क्या हुआ है, पूर्ण तरीके से इनके अब 0 केस आए हुए हैं। ठीक है, जहां 2017 में क्या थे, 5200 से भी ज़्यादा केस थे, कितने थे, 5200 से भी ज़्यादा केसेस थे, वहां 2024-25 के आसपास कितने हो चुके हैं, 0 केस हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक स्टडी बन चुकी है, केस स्टडी बन चुकी है कि कैसे उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या करा है, इन दोनों बीमारियों से निजात पाया है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। साथ ही साथ मेंस में अगर आप जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको हम क्या करेंगे, उत्तराखंड से भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है
कि उत्तराखंड का जो मैदानी इलाका है ना, जहाँ जो कहना है हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, ठीक है, यहाँ पर भी तो जल जनित समस्याएं हैं आपके पास। जल जनित समस्याएं मतलब जो जल से होने वाली बीमारियां हैं वो क्या है यहाँ पर है देखने को मिलती हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों से क्या हो सके, निजात पाया जा सके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टॉपिक में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर जो अगली न्यूज़ है ये बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके सामने, है ना। क्या हो चुका है कि सिक्किम जैसे राज्य की क्या हो चुकी है, जन्म दर कितनी हो चुकी है, 1.1 हो चुकी है, ठीक है, जबकि कितनी होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए, ठीक है, और कितनी हो चुकी है, 1.1 हो चुकी है। मतलब सिक्किम की क्या जन्म दर क्या हो चुकी है, गिर चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। और सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, लगातार जन्म दर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कैसे, लुभावने स्कीम्स देकर, जैसे कि हम क्या करेंगे कि दूसरे और तीसरे बच्चा जैसे ही होगा तो जो भी क्या होगा, कपल होगा, उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, उनकी शिक्षाओं को फ्री किया जाएगा, मैटरनिटी लीव में क्या दिए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस में अगर आप इसको जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ अगर इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कर क्या सकते हैं, होगी, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो बालेंद्र शाह है और आपको ये पता होगा कि ये नेपाल के आने वाले क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या है, नेपाल के आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी वहाँ पर क्या हुआ था, जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद वहाँ की सरकार गिर चुकी थी। अब जो वहाँ के नए पीएम बनने जा रहे हैं या बन सकते हैं आगे, वो कौन बन सकते हैं, बालेंद्र शाह बन सकते हैं, ठीक है। तो इनके एस्पेक्ट में भी देखेंगे कि क्या इसके एस्पेक्ट में, इनके एस्पेक्ट में कैसे इंडिया को कैसे इंपैक्ट मिलेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो हम इन सारी चीज़ों पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो आज के ये टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ बजट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बजट को हम अभी फर्दर करेंगे, ठीक है। इस बार का जो बजट है उसका जो थीम है वो क्या है, संतुलन है। तो ये आपको पता होगा, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी होगी, लेकिन हम इसको फर्दर आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप जिस भी एस्पिरेंट को या जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ चाहिए वो सीधे सीधे टारगेट यूकेपीएससी के क्या कर सकता है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है। वहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना ये फोटो यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हो चुका है कि कल मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका था। देखो यहाँ पर जीत कौन चुका है, यहाँ पर जीत कौन चुका है, देखो विन कौन सा देश जीता है, तो अपना प्यारा भारत जीता है, ठीक है, भारत जीता है। किसे हराया है, तो न्यूजीलैंड को हराया है, ठीक है, न्यूजीलैंड को क्या है, हराया है ना, न्यूजीलैंड को क्या करा है, हराया है। उसके बाद यहाँ पर मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं, मैन ऑफ द मैच, ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। मैन ऑफ द मैच कौन है, तो ये यहाँ पर है जसप्रीत बुमराह है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है, मैन ऑफ द सीरीज़, ठीक है, तो वो कौन है, संजू सैमसन है, ठीक है, संजू सैमसन है। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गौतम गंभीर जी, ठीक है, गौतम गंभीर जी ने क्या करा है, गौतम गंभीर एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने क्या करा है, T20 वर्ल्ड कप की एक तो ट्रॉफी जीती है 2007 में, ठीक है, ट्रॉफी भी जीती है इन्होंने 2007 में, ठीक है, 2007 में, ठीक। और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोचिंग करते हुए भी, मतलब इंडियन कोच है ना, ये हेड कोच ऑफ इंडिया है, हेड कोच ऑफ इंडिया है, वहाँ पर भी इन्होंने क्या करा है, T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने जब वो खेल रहे थे तब भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, और जब वो भारत की हेड कोचिंग कर रहे थे तब भी वो क्या जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो वो कौन है, गौतम गंभीर है। तो आप इस फैक्ट को क्या कर लो, याद कर लो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो बेसिक चीज़ें हैं कि कौन जीता कौन हारा, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है, ये तो सभी को लोग बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्या करा है, आपने जब वो खेल रहे थे तब ट्रॉफी जीती है, और जब वो हेड कोचिंग कर रहे हैं तब भी उन्होंने क्या जीती है, T20 वर्ल्ड ट्रॉफी जीती है। तो वो कौन है, गौतम गंभीर है, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। और यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में कल हमने उड़ान योजना की चुनौतियों पर क्या करी थी, बात करी थी, ठीक। तो भारत सरकार की उड़ान योजना और उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है यहाँ पर, यह योजना मुख्य रूप से एक क्षेत्रीय संपर्क योजना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि आपके पास ऐसा स्टेटमेंट कभी भी बन के आ सकता है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में चर्चा में रहा नैनी सैनी हवाई अड्डा जो इस योजना के तहत जुड़ा है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है, A4, मतलब ए इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो अब
इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कल हमने यहाँ देखा था कि जो खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज़ में युद्ध चल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे हरिद्वार पर कैसा पड़ रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि हाल ही में मध्य पूर्व में संकट के कारण उत्तराखंड के निर्यात पर पड़े प्रभाव के संदर्भ में विचार करें और हरिद्वार से खाड़ी देशों जो गल्फ कंट्रीज है को मुख्य रूप से किन उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। मतलब हरिद्वार से ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका आयात गल्फ कंट्रीज में किया जाता है जो वर्तमान में आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से प्रभावित हो। तो वो कौन सा है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, फूड उत्पाद हैं और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डी डक ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है। फिर फर्दर आगे तीसरा क्वेश्चन था, और तीसरा क्वेश्चन था फर्टिलाइजर से संबंधित था, ठीक है, क्योंकि अब भारत में जब से ये युद्ध छिड़ा हुआ है तो तब से क्या है, उर्वरक के क्षेत्र में भी भारत को इसमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो हाल ही में चर्चा में रहे भारत के उर्वरक क्षेत्र और मध्य पूर्व के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत अपने यूरिया आयात का अधिकांश हिस्सा खाड़ी सहयोग परिषद मतलब GCC गल्फ कंट्रीज काउंसिल देशों के साथ से प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे है, भारत में प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरिया और अन्य उर्वरकों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत रॉक फॉस्फेट DAP का के लिए क्या है, आत्मनिर्भर है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन पता चल गए होंगे, ठीक है, आ गए होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। थोड़ा ना आप ना रिटेंशन का टाइम थोड़ा सा बढ़ाओ। आप रील देखते देखते तो 2 घंटे निकाल दोगे, लेकिन लेक्चर देखते देखते आपको पता नहीं ऐसा नींद वींद सी आती है क्या, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिटेंशन बना के रखना है, मतलब इस लेक्चर में, ठीक है। और ये लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, कोई ऐसा पढ़ाता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि DNA जो न्यूज़ होती हैं उसको पेपर से रिलेट कैसे करना है, टॉपिक से रिलेट कैसे करना है, ऐसा भी आपको कोई बता नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और 2027 में कुंभ मेले को सुरक्षित बनाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्नाइजेशन चेहरा स्कैन करने वाले कैमरों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आपराधिक डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डेटा पोर्टल की भी बने हुए हैं। तो इसमें प्रमुख डेटा पोर्टल क्या है, इस सिस्टम को अपराधियों के डेटा पोर्टल, चित्र खोजी और नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और जेल विभाग के सर्वर से जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो चित्र खोजी क्या है, डेटा पोर्टल है, और साथ साथ में क्या है, नेट ग्रिड है, ठीक है। इसको किसके साथ जोड़ा जाएगा, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की और जेल विभाग के सर्वर के साथ जोड़ा जाएगा। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें कि कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है वो काम करेगी। फिर है, आगामी आयोजन जो इसका कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो सबसे पहले इसका यूज़ किया जाएगा कुंभ के मेले में, हरिद्वार में जो आयोजित हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। फिर यहाँ पर एक एक्सटर्नल चीज़ बताई थी गई थी, यहाँ पर जो क्या था, ये जो ये आर्टिकल था, यहाँ पर बताया गया था कि जो गंगोत्री और यमुनोत्री है उसके कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ जी के कपाट कब खुलेंगे, 22 अप्रैल को खुलेंगे, और बद्रीनाथ के कब को खुलेंगे, 23 अप्रैल को खुलेंगे। लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि इनका शीतकाल प्रवास कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। गंगोत्री का शीतकाल प्रवास कहाँ पर होता है, यमुनोत्री का शीतकाल प्रवास कहाँ पर होता है, केदारनाथ का शीतकाल प्रवास कहाँ पर होता है, और बद्रीनाथ का शीतकाल प्रवास कहाँ पर होता है। तो ये आपको कहाँ पर बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिर अगर आप इसको मेंस से रिलेट करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पर करेंगे, सबसे पहले GS पेपर 3। GS पेपर 3 कहाँ पर, GS पेपर 3 किस पे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ इसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। तो कहाँ पर, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या उपयोग है, वहाँ पर आपके पास बिल्कुल ये क्या है, सिलेबस में है। तो इसका उपयोग क्या है कि AI का उपयोग केवल सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यवहारिक उपयोग रियल टाइम पुलिसिंग और संदिग्धों की पहचान, डेटाबेस मैचिंग और अलर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि AI का इस्तेमाल केवल, जैसे हम क्या करते हैं, ChatGPT यूज़ करते हैं, ठीक है, परप्लेक्सिटी यूज़ करते हैं, केवल यहीं तक सीमित नहीं है, केवल जानकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये क्या कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम पुलिसिंग कर सकता है, ठीक है, संदिग्धों की पहचान कर सकता है, डेटाबेस मैचिंग कर सकता है,
सकता है और क्या कर सकता है, अलर्ट जनरेट भी कर सकता है। जैसे आपने जो आपके फायर अलार्म्स होते हैं ना, वहाँ पर भी एआई का यूज़ अब धीरे धीरे होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो फायर अलार्म्स नहीं होते कि आपने नीचे से कुछ जलाया, उसका धुआं वहाँ पर ऊपर गया तो फिर वो अलार्म बजता था, लेकिन अब वो बहुत ही तेज़ी के साथ, मतलब उसका टाइम अब और कम हो चुका है जब से उसमें क्या जोड़ा गया है, एआई को जोड़ा गया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आंसर लिखने के लिए मतलब। फिर है अगली चीज़ है कि इसका उपयोग आप जीएस पेपर 2 और 3 में भी कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, सुशासन और आंतरिक सुरक्षा में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस में क्या हो चुकी है, स्मार्ट पुलिसिंग हो चुकी है और कानून व्यवस्था, मतलब ये आपके क्या है, सिलेबस में है। इसका उपयोग कैसे करेंगे कि जैसे क्राउड मैनेजमेंट, मतलब जो भीड़ प्रबंधन है, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे कैसे कि कुंभ और चार धाम जैसे बड़ी घटनाओं में बिना आम श्रद्धालुओं को रोक टोक, मतलब आम श्रद्धालुओं पे क्या नहीं कर जाएगी, रोक टोक नहीं की जाएगी, और वहाँ पर उनकी क्या की जाएगी, सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये कहाँ पर हो सकती है भाई, जब आप ई गवर्नेंस कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का क्या ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से आप क्या कर रहे हैं, अपनी पुलिसिंग को क्या कर रहे हैं, स्मार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी से आप क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में क्या हो चुके हैं, सही हो चुके हैं मतलब। ठीक है, फिर है इंटरनल सिक्योरिटी भी है यहाँ पर कि जैसे नेट ग्रिड हो गया और आईबी के साथ तालमेल को यह दर्शाता है, और कैसे नेट ग्रिड हो गया वो आईबी के साथ कैसे तालमेल बैठा रहा है, और साथ साथ में क्या कर रहा है, राज्य और केंद्र की एजेंसियों को क्या बता रहा है, आतंकवाद और बड़े अपराधों को रोकने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल टाइमिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे कर रहा है, कौन किसके साथ, नेट ग्रिड किसके साथ कर रहा है, आईबी के साथ कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप इसको इथिक्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, जीएस पेपर 4 से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे कि तकनीकी का नैतिकता उपयोग और निजता, तकनीकी का नैतिक उपयोग और निजता। तो ये तो हम बहुत बार पढ़ते हैं ना कि जब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे तो वो कितना नैतिक हो सकता है। ठीक है, वो कितना इथिकल वे में काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या निजता का भी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटाबेस बनेगा, ठीक है, वो आम लोगों का भी बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। उस जो कैमरे में कैप्चर होंगे वो सारे अपराधी थोड़ी होंगे, वहाँ पर कुछ आम लोग भी होंगे। तो वो जो उनकी निजता है, जो आर्टिकल 21 के तहत क्या देता है, संविधान क्या देता है, निजता का अधिकार देता है। तो वहाँ पर एक क्या है कि जहाँ पर अगर सार्वजनिक सुरक्षा की बात आती है, तो सार्वजनिक सुरक्षा बनाम निजता के अधिकार के बीच क्या दिखाता है, ये संतुलन भी दिखाएगा। और मास सर्वेलेंस के दौरान क्या करेगा, फायदे और संभावित दुरुपयोग का भी यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है कि आप एक तरफ तो फायदे की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको हैक करके क्या कर सकते हैं, इस डेटा का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये एक कंसर्न है। बाकी ये पूरा टॉपिक अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्मूथली समझ आ गया होगा। अगर आपको स्मूथली समझ आ गया तो ये क्या है, आपके पास एक एमसीक्यू है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका आंसर कहाँ पर करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, अब जो अगली न्यूज़ है, ठीक, तो अगली न्यूज़ क्या है भाई, पश्चिम एशिया के तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें क्या हो चुकी हैं, $100 प्रति बैरल के ऊपर जाने से भारत में जो कॉमर्शियल गैस का संकट पैदा हुआ है, मतलब जो व्यावसायिक गैस का संकट पैदा हो गया है, इससे निपटने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी है और बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिन का अंतर तय किया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आवश्यकता वस्तु अधिनियम कब का है, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा तो जो ये मेंस में जो भी इसके इम्पैक्ट वगैरह पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी क्या है, जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, तो आपको ये देखना है कि स्टेट ऑफ हार्मुज किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में भाई, ईरान और किसके बीच में है, ओमान के बीच में है। ठीक है, ईरान और किसके बीच में है, ओमान के बीच में क्या है, स्टेट ऑफ हार्मुज है। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि जो ईरान है वो अपनी जो बॉर्डर शेयर करता है वो किन किन देशों के साथ करता है, और ये भी आपको कैसा बताना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना है कि वो जो ईरान है वो अपना बॉर्डर कैसे शेयर करता है, और वो कैसा बताना है, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर देखो, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब का है, तो ये अधिनियम कब का है, 1955 का है, और यह अधिनियम सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने की क्या देता है, शक्ति देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये तो कब का है, ये 1955 का है, और ये क्या काम करता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है सरकार को, तो क्या क्यों पड़ती है कि जो आवश्यक वस्तु होती हैं उनके उत्पादन के लिए, उनकी आपूर्ति के लिए और उनके वितरण पर क्या करता है, ये नियंत्रण करने की शक्ति देता है, किसे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।
ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर भारत में OMCS क्या होता है, ऑयल मेकिंग कंपनी, जो क्या बना रही हैं, तेल बना रही हैं। जैसे उसमें कौन हो गई, इंडियन ऑयल हो गई, BPCL हो गई, HPCL हो गई, जैसी कंपनियों का भारत के खुदरा ईंधन बाजार में 90% से भी क्या है, ज़्यादा हिस्सा है, अधिक का हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर इसको आप मेंस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको GS पेपर 3 से इंडियन इकोनॉमी और उसकी क्या कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट में आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या टॉपिक आएगा इसमें, ऊर्जा सुरक्षा में, एनर्जी सिक्योरिटी और आयात निर्भरता में, ठीक है। तो भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% और गैस का सबसे बड़ा हिस्सा आयात करता है। गैस का क्या करता है, एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, मतलब दूसरे देशों से लेता है। और आपको ये याद होना चाहिए कि भारत तेल ज़रूरतों का लगभग 85% कहाँ से करता है, आयात करता है, ठीक है। पश्चिम एशिया में एक युद्ध भारत के रसोई और उद्योगों को हिला सकता है। तो देखो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए एक बहुत ही क्या है, चिंताजनक विषय है, ठीक है। क्योंकि भारत जो अपना तेल की ज़रूरतें हैं या गैस की ज़रूरतें हैं, वहाँ पर क्या है, बाहरी कंट्रियाँ हैं, जो क्या है, कंट्रियाँ हैं, विदेशों में जो कंट्री है, विदेशों में कंट्री मतलब जो बाहर की कंट्रियाँ, उन पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और जो ये डिपेंडेंसी है ये बताती है कि अगर यहाँ पर अशांति फैलती है तो वो सीधे सीधे भारत के रसोई और उद्योगों पर क्या करेगा, चोट करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको मेंस में कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि भारत को अपनी ऊर्जा टोकरी में विविधता लाने की ज़रूरत है। मतलब कि विविधता लाने की ज़रूरत कैसे, कि कुछ एनर्जी हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कुछ हम ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ेंगे, और क्या करेंगे कि आयात पर किसी एक देश पर निर्भर नहीं करेंगे, ठीक है। आयात पर क्या करेंगे, किसी एक देश पर निर्भर न होके क्या करेंगे, अपने लिए मल्टीपल चॉइस क्या करेंगे, बायर्स जिनसे हम ले सकते हैं उनसे हम वो खरीदेंगे, मतलब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और CAD क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जो चालू खाता घाटा होगा, वो भी इससे क्या करेगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जब क्रूड ऑयल कितना होगा, $100 से ऊपर चला जाएगा तो भारत का जो आयात बिल है, जो इम्पोर्ट बिल है, वो तेज़ी से बढ़ेगा। इससे क्या होगा, देश का जो चालू खाता घाटा है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बढ़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपये क्या होगा, कमज़ोर होगा। और वर्तमान में रुपये कितना है भाई, 92.32 रुपये के आसपास है। मतलब $1 बराबर कितना है, $1 बराबर कितना है, तो वो 92.32 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या बढ़ रहा है भाई, अपना क्या बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। फिर MSME और रोजगार पर संकट है। जैसे क्या बताएं यहाँ पे, जैसे गुजरात के मोरबी, वहाँ पर क्या है, सिरेमिक उत्पादन उद्योग है वहाँ पर, और जो बेंगलुरु है वहाँ पर क्या है, होटल उद्योग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब क्या होगा कि जो व्यावसायिक गैस है, जो अपना क्या है, व्यावसायिक गैस है, जो कॉमर्शियल क्या है, अपने पास गैस है, वो महंगी होती है या नहीं मिलती, तो क्या हो जाएंगे, जो छोटे उद्योग हैं वो बंद होने की कगार पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो MSME और रोजगार का भी यहाँ पर संकट देखने को मिल रहा है। जो MSME में माना कि जैसे सिरेमिक उद्योग है, जैसे गुजरात की बात है, तो जो यहाँ पर MSME होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद होने की कगार पर आ जाएंगे, ठीक है। और रोजगार पर संकट कैसे पड़ेगा, जो होटलों में यूज़ होने वाली जब व्यावसायिक गैस ही नहीं मिलेगी तो होटल बंद हो जाएंगे। जब होटल बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी रोजगार संकट गहरा जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या, राज्य की कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है बनाम बाजार की ताकत है, ठीक है। तो जो अपने सरकार है, जो हमने सरकार है, उसके पास जो DPSPs है ना, DPSPs आप पढ़ते ही हैं, DPSP पढ़ते हैं, है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जो कल्याणकारी स्टेट होता है, वो क्या उनके और बाजारों की ताकतों के बीच में क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ने के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम न बढ़ाएं, ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े। तो इसका सीधा बोझ किस पे पड़ेगा, सरकारी कंपनियों पे पड़ेगा। चलो सरकारी कंपनियों तो उन बोझ को ढो भी ले, लेकिन प्राइवेट प्लेयरों पर अगर ये बोझ पड़ेगा तो वो भी क्या हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप मेंस में कैसे कर सकते हैं, तो इसे सरकार की मूल्य स्थिरता नीति, मतलब प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी और उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के उपयोग में आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कि कैसे सरकार ने क्या दिया है, सरकार ने क्या दिया है, प्राइवेट कंपनियों को भी क्या निर्देश दिए हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ भी जाते हैं तब भी आपको क्या नहीं करना, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैसों के दाम नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है।
फिर आप इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो जीएस पेपर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि कैसे वैश्विक संघर्ष पर भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, कि ईरान और इसराइल या पश्चिम एशिया का संकट केवल राजनीतिक नहीं है। पहली बात तो ये है, देखो इसराइल इंडिया के ईरान के साथ भी बड़े अच्छे संबंध है, क्योंकि ईरान पे क्या कर रहा है भारत, चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा था, क्यों कर रहा था, मिडिल ईस्ट से जुड़ने के लिए, ठीक है ना, जो अपना क्या है मध्य एशिया से जुड़ने के लिए, ठीक है। और इसराइल के साथ तो भारत के संबंध वैसे ही अच्छे हैं, तो इन दो जिनके साथ भारत के दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध है, तो यहाँ पर क्या होगा, भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या उठ जाएगा, एक ऐसा क्वेश्चन उठ जाएगा जिसमें भारत का आंसर कैसा होना चाहिए, नपा तोला होना चाहिए, मतलब, ठीक है। फिर मेंस में कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप, तो भारत में पश्चिम एशियाई नीति है ना, लुक वेस्ट पॉलिसी, उस क्षेत्र में शांति भारत की आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितनी अनिवार्य है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ईरान में जैसे ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा ज़रूरतें वहाँ से पूरी करते हैं, ठीक है। तो जब हम वहाँ से अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करते हैं, ठीक, तो वहाँ पर शांति हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, पहली चीज़, ठीक है। फिर आप इसको और कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 में भारत और विश्व का भूगोल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और रणनीतिक चेक पॉइंट तो आपको पता ही है, हार्मुज जल संधि है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, 70% प्रोपेन गैस कतर से और हार्मुज जल संधि के रास्ते सीधे कहाँ पर आती है, भारत में आती है। और जैसे ही ईरान ने क्या करा है, यहाँ पर चोक पॉइंट, मतलब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्या करा है, बंद किया है, तो सीधे सीधे जो ये प्रोपेन आती थी, ठीक है, कहाँ से, कतर से आती थी, 70% जो प्रोपेन आती थी कतर से आती थी, ये भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिससे फिर क्या होगा, भारत पर क्या पड़ेगा, एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऊर्जा सिक्योरिटी में, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोक प्रशासन और गवर्नेंस, ठीक है, सीधे सीधे जीएस पेपर 2 से फिर से रिलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आपातकालीन शक्तियों का उपयोग, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग करके व्यावसायिक उपयोगों की तुलना में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है और बुकिंग का समय 25 दिन कर कालेबाजारी को भी क्या करा है, रोका है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर क्या हो सकती है, होर्डिंग, जो कालाबाजारी है, ये भी सब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जो सिलेंडर आपको माना 920 रुपये का मिलता है, ठीक है, वो तुरंत ही आपको 1000, 1200, 1500 ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जब 25 दिन का पहले ही बता दिया है कि बुकिंग 25 दिन पहले कर लो, तो इंसान इतना वेट करके क्या कर सकता है, नया अपने लिए सिलेंडर या गैस ढूंढ सकता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब का है भाई, 1955 का ये क्या है, अधिनियम है, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इसे आपदा या संकट प्रबंधन या गुड गवर्नेंस की तरह क्या देख सकते हैं आप, प्रोएक्टिव एक कदम बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये मेंस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों की आप क्या कर लो, तैयारी कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे, आप अपने मेन एग्जामिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। तो हालिया भू राजनीतिक संकटों ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। इस कथन के आलोक में भारत पर पड़ने वाले प्रभावों और सरकार द्वारा उठाए गए समनकारी कदमों का मूल्यांकन करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। सुप्रीम लीडर की, जो ईरान में सुप्रीम लीडर की बात चल रही है, ठीक है। तो ईरान में सर्वोच्च नेता अली खमेनी के सैन्य हमलों में मृत्यु के बाद उनके बेटे मोजतबा खमेनी को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। जिससे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर ये बात है कि जो अली खमेनी था ना, इनका मेन मोटिव क्या था अमेरिका और इजराइल का, कि अली खमेनी को क्या करना, एलिमिनेट करना, ठीक है। तो जैसे ही ये ख़त्म होते थे, ठीक है, जैसे ही ये ख़त्म हुए तो इनका दूसरा मकसद था कि यहाँ पर कैसा इंसान बैठाना कि जो अमेरिका और इजराइल के हितों वाला विचारधारा वाला हो, जो इनके हितों के विचारधारा वाला हो, उसको क्या करना, ईरान के सुप्रीम लीडर बनाना था। लेकिन क्या हुआ, या यहाँ पर क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना था, ठीक है, ये काम था इनका, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो अली खमेनी जैसे ही ख़त्म हुए, उनके बाद उनके बेटे बन गए, मुज्तबा खमेनी क्या बन गए, यहाँ पर सुप्रीम लीडर बन गए। लेकिन जो इनकी विचारधारा है ना, वो भी इन्हीं की विचारधारा के जैसी है। मतलब जो मुज्तबा खमेनी है, उनकी जो विचारधारा है वो अली खमेनी ही जैसी है। तो अब जो युद्ध 1 हफ्ते में, 15 दिन में ख़त्म हो सकता था, अब वो काफ़ी टाइम लेगा, मतलब, ठीक है। तो ये बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इससे क्या होगा, ऊर्जा संकट देखने को मिल सकता है, जो हम पिछले अभी टॉपिक में भी पढ़ते हुए रहे हैं और पिछले 1-2 डीएनए पे भी हम इसको लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से जो
क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या है, मुज्तबा खमीनी अब ये क्या बन चुके हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ठीक है, दूसरा हम ईरान की तो क्या देख चुके थे, आसपास के पड़ोसी देश और ये सारी चीज़ें तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर थोड़ा कैस्पियन सी के बारे में देख लेना, क्योंकि कैस्पियन सी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते आए हैं और UKSSC यहाँ पर क्या कर सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैस्पियन सी से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लगातार आंसर कम हो रहे हैं, ये बात मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैस्पियन सी और दक्षिण में फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी स्थित है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मतलब। ठीक है, अब इसको मेंस में कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे आप इंटरनेशनल रिलेशन, GS पेपर 2 में इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता, तो ईरान के नेतृत्व का यह बदलाव युद्ध की स्थिति के बीच हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बिना शर्त आत्मसमर्पण का दबाव और इजराइल की धमकियाँ इस क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष को जन्म दे रही हैं। तो ये तो आपको पता ही है ना कि लगातार क्या कर रहे हैं ये लोग, ईरान को प्रोवोक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान के पास जो ड्रोन है ना, वो लगातार उन्हीं ड्रोनों की वजह से क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। मतलब उन ड्रोनों की वजह से क्या कर रहा है कि जो अमेरिका के बने हुए सैन्य अड्डे थे वो पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिए। जो उसके पड़ोसी देश है वहाँ पर जो क्या है तेल की जो भी क्या है प्रोडक्शन वाले जगह हैं, उन साइट्सों को भी क्या कर दिया, इन्हीं ड्रोनों ने तबाह कर दिया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या हो चुका है, गेम यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ईरान की ओर थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो रहा है। ठीक, फिर भारत के रणनीतिक हितों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत में ईरान का एक ऐतिहासिक संबंध भी ईरान के साथ है। ईरान में अस्थिरता का सीधा असर किस पे पड़ेगा, चाबार बंदरगाह पर पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही चाबार बंदरगाह पर असर पड़ेगा तो जो भारत का जो सपना है मध्य एशिया में पहुँचने का, मिडिल एशिया में पहुँचने का, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वैश्विक शक्तियों का ध्रुवीकरण, इसमें क्या हो चुका है कि चाइना ने बयान दिया है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति। ठीक है, और ये क्या बताता है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका के खिलाफ कौन से 3 देश खड़े हो रहे हैं, रूस, चाइना और ईरान क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और ये क्या बना रहे हैं कि मजबूत गुट बना रहे हैं। ठीक है, अब जो ना यहाँ पर जो लड़ाई हुई है ईरान और इनके बीच में, इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला है ना वो रसिया को मिला है। जो रसिया अपना जो तेल डिस्काउंटेड प्राइस में भी बेचने को तैयार था, अब रसिया क्या कर रहा है, वो डिस्काउंटेड प्राइस भी ख़त्म कर चुका है। ठीक है, ये एक न्यूज़ है, ये आपको पता नहीं होगी और क्या होगी अगर आप करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत तवज्जो देते हैं, तभी आपको ये पता होगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर साबित हुआ है किसके लिए, पॉजिटिव एंगल के साथ, तो रशिया के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से तो आपको पता ही है कि स्टेट ऑफ हार्मुज हो गया, और यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको बंद करने के बाद कच्चे तेलों की कीमतें क्या छुएंगी, आसमान छुएंगी, जिससे क्या होगा, बहुत से देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अपना चालू खाता घाटा है ये बढ़ेगा, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पूरे विश्व में ही महंगाई बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2008 जैसी इन्फ्लेशन फिर से आ सकती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो ये आपके पास क्या है, एक MCQ है। आपको क्या करना है, इस MCQ का आंसर कहाँ पर करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। फिर जो आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई था कर्नाटक और आंध्रा के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, कि ये लोग इन राज्यों ने क्या करा है कि सोशल मीडिया को बैन करा है। लेकिन आज यहाँ पर कुछ लेखक थे, उन्होंने जैसे कौन थे, मेघना बाल और आकिब कयूम। ठीक है, ये लेखक थे, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और कैसे नहीं है तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया का पर बैन लगाने का प्रस्ताव का विश्लेषण करता है। लेखकों का तर्क है कि यह बैन काम नहीं करेगा और इससे क्या होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, बैन क्यों काम नहीं करेगा, तो बच्चे तकनीक के जानकार हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, जो नए बच्चे हैं वो, उनको आप लगातार देख रहे होंगे ना, वो आपसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। ठीक है, तो ये देखो, आज के बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। सर्वे के अनुसार अगर उन पर पाबंदी लगाई गई है तो वे इसके दूसरे रास्ते निकाल सकेंगे, जैसे नए और नकली अकाउंट बना सकते
सकते हैं, ठीक है, वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना जहां निगरानी करना क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, तो वहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर परिवार के अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भारत में करीब 71% बच्चे जो होते हैं वो सोशल मीडिया चलाने के लिए अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उम्र के आधार पर जो ये एज गेटिंग का वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि हम 13 से 16 साल में ये वाली चीज़ें करेंगे, 13 साल से कम एज के बच्चों को हम सोशल मीडिया ही यूज़ नहीं करने देंगे, तो ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर डिजिटल दुनिया के फ़ायदे भी हैं, लेखक बताते हैं, मतलब जो ये लेखक है ऊपर वाले, वो क्या बताते हैं कि इंटरनेट सिर्फ खतरे की जगह नहीं है, बल्कि यह बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर, अपॉर्चुनिटी भी है। यह उन्हें नई चीज़ें सिखाने, लोगों से जुड़ने और कई मामलों में भावनात्मक सहारा पाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये फ़ायदे भी हैं, बट नुकसान भी इसके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आपको खुद समझना है कि क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और ये जब नुकसान और फ़ायदे की बात है ना, तो ये फिर सारी चीज़ें आपकी शिक्षा पे, आपकी स्कूल पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि आपका स्कूल इस चीज़ में आपको कैसे डेवलप कर रहा है, आपके माता पिता इस चीज़ में आपको कैसे डेवलप कर रहे हैं, मतलब किनको, आपको नहीं, मतलब उन बच्चों को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बैन के छिपे हुए खतरे क्या हैं। अगर सरकार सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन करती है तो बच्चे प्राइवेट इनक्रिप्टेड या ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं जहां कोई रूल्स नहीं होते, जिससे माता पिता और सरकार के लिए यह देखना लगभग असंभव हो जाएगा कि बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, जो कि क्या है, ज़्यादा खतरनाक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें उन्होंने निष्कर्ष और समाधान भी दिया है। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि सरकार को रोक लगाने के बजाय तैयारी, प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। प्रोहिबिटेशन के बजाय क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूलों में सिलेबस में डिजिटल सुरक्षा शिक्षा, डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन को शामिल किया जाना चाहिए। माता पिता को भी जागरूक और सशक्त बनाने की ज़रूरत है, ताकि वे बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार को सही तरीके से क्या कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर अगली जो 5वीं न्यूज़ है, ये फिर अगेन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में एक्यूट इंटेफ्लाइटिस सिंड्रोम एईएस और जापानीज इंटेफ्लाइटिस पर नियंत्रण पाने की सफलता की कहानी बताता है। 2017 में जहां 5400 से अधिक मामले थे, वहीं 2024 में क्या हो चुकी है, मातृ मृत्यु दर इससे 0 हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट है, जैसे जो एक्यूट इंटेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, यह किससे होता है, यह संक्रमण बैक्टीरिया, कवक और रसायनों सहित विभिन्न कारणों से होने वाला क्या है, व्यापक समूह है। मतलब ये जो एक्यूट इंटेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, ये इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ठीक है। फिर जो जापानीज इंटेफ्लाइटिस है, यह एक विशिष्ट वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मच्छरों, क्यूलेक्स स्पीसीज के मच्छरों द्वारा फैलता है। देखो, जहाँ पर इंटेफ्लाइटिस चीज़ें आती हैं ना, वो आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस ने, ठीक है। ये मुझे लगता है 2021 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि इंटेफ्लाइटिस का संबंध किस चीज़ से है, ठीक है, या जापानीज इंटेफ्लाइटिस कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और जो दिमागी बुखार है ना, वो इसी को कहते हैं, ठीक है। जो आप क्या बोलते हैं, अपनी आम भाषा में बोलते हैं ना कि दिमागी बुखार, वो क्या होता है, जापानीज इंटेफ्लाइटिस ही होता है, ठीक है। और इसका कारक कौन होता है, तो क्यूलेक्स स्पीसीज के मच्छर होते हैं। फिर एक्यूट इंटेफ्लाइटिस सिंड्रोम किन से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कवक और रसायनों से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ योजनाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये योजनाएं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना कब की है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत जो योजना है, ये 23 सितंबर 2018 की है, ठीक है, 23 सितंबर 2018 की। और 23 सितंबर को हम कुछ दिवस भी मनाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। देखो, ये आप लिख लो हाँ खुद से ही, कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हम कब मनाते हैं, 23 सितंबर को मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस भी मनाना शुरू करा हमने 2025 से, 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को क्या मनाते हैं, आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 23 सितंबर को क्या मनाते हैं, आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं, आयुर्वेद दिवस, ठीक है। और कब से मना रहे हैं, तो इसको 2025 से मना रहे हैं, 23 सितंबर 2025 से मना रहे हैं हम आयुर्वेदिक दिवस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 23 सितंबर को ही हम एक चीज़ और भी हुई है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिवस भी होता है। किनका, रामधारी दिनकर जी का जन्म दिवस भी होता है। सह धूप घाम पानी पत्थर
पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ उनकी लाइनें हैं। ठीक है, रश्मि रथी की ये लाइनें हैं बेसिकली। और जब भी आप इस रश्मि रथी को पढ़े ना तो आप अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस करेंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि मैं भी करता हूँ। ठीक है, फिर स्वच्छ भारत मिशन कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या करा था, ये शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, फिर जल जीवन मिशन कब से शुरू हुआ था, जल जीवन मिशन हुआ था 15 अगस्त 2019 से। 15 अगस्त 2019 से शुरू हुआ था जल जीवन मिशन। ठीक है, और इसका एम क्या था, इसका एम था कि 2024 तक, हाँ 2024 तक हर घर नल जल पहुंचाना, मतलब हर घर में नल वाला जल पहुंचाना था। ठीक है, और इसको किसने चलाया था, तो जल शक्ति मंत्रालय ने चलाया था। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान कब का है, पोषण अभियान है 18 मार्च 2018 का है। ठीक है, पोषण अभियान कब का है, 18 मार्च 2018 का है। और इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि 0 से 6 आयु वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग जानते हैं ना आप, जैसे स्टंटिंग क्या होता है, कुपोषण का वो एक वो होता है प्रकार, स्टंटिंग कुपोषण देख लेना। स्टंटिंग मतलब क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है स्टंटिंग मतलब क्या होता है। स्टंटिंग को घटाकर क्या करना था, 25% का लक्ष्य था ये 2022 तक। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला था कि पोषण अभियान में क्या बोला था कि इसका एम क्या था कि जो 0 से 6 आयु के बच्चे हैं उनको उनमें जो स्टंटिंग की बीमारी है ना, उनको 2022 तक कितना करना था, 25% करना था। ठीक है, 25% करना था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख संस्थाएं भी, जैसे एम्स है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, गोरखपुर में। तो एक नया एम्स बना था 2019 में। ठीक है, ICMR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसमें डेटा क्या था कि 2017 में इसके कितने केस थे, एक्यूट इंटेफ्लाइसिस सिंड्रोम और जैपनीज इंटेफ्लाइसिस के तो 54 होते हैं, लेकिन अब 2024 में क्या हो चुके हैं, 0 मौत है, मतलब एक भी मौत नहीं हुई है 2024 में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको मीन्स में कहाँ पर क्या करेंगे, डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको उत्तराखंड की सामाजिक संरचना और मुद्दे में डाल सकते हैं। GS पेपर 3 में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। शासन और नीति क्रियान्वयन में, जैसे गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन में देखो, मिशन मोड, ठीक है, मिशन मोड एक्सक्लूजन। ठीक है, यूपी की सफलता यह दर्शाती है कि जब स्वास्थ्य लक्ष्यों को मिशन मोड में चलाया जाता है तो उसके परिणाम भी मिलते हैं। जैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, यह सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का ही काम नहीं था बल्कि जल निगम का, है ना, ऊपर हमने इतनी सारी योजनाएं पढ़ी। ठीक है, जल निगम का हो गया, पंचायती राज का हो गया, या शिक्षा विभाग का, तो इन तीनों के ही समन्वय से क्या हुआ है, ये संभव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्या है इसमें, टीयर्ड रिस्पॉन्स। टीयर्ड मतलब स्तर, मतलब हर एक टीयर्ड होता है ना, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, 4 टीयर, तो ये ऐसा टीयर्ड रिस्पॉन्स है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए गए और BRD मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई, और जो बड़े केंद्रों में उनको क्या कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। सर्विलांस भी किया किसने, ICMR के साथ मिलकर बीमारियों के कारणों की पहचान की गई। इसमें क्या किया था इन्होंने, एक्टिव सर्विलांस का कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, और आप इसको फिर से कहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो सामाजिक न्याय और जीवन स्तर पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, बीमारी का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि बेहतर जीवन स्तर से भी होता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान से क्या हुआ, शौचालय निर्माण हुए, उसके बाद इसमें क्या हुआ कि रोगों की संक्रमण कम हो गया। फिर जल जीवन मिशन में क्या हुआ, स्वच्छ पाइप जल से जनित रोगों में कमी आई है। फिर पोषण अभियान में क्या हुआ कि कुपोषण दूर करने से बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास एक मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको जरा लिखने की जरूर कोशिश करना। देखो क्या है क्वेश्चन, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में जैसे उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जल जनित बीमारियों का खतरा रहा है। यूपी का यह मॉडल बताता है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन और पाइप्ड वाटर सप्लाई ऐसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य संकट को जीता जा सकता है। ठीक है, जीता जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 150 शब्दों का है, जरा लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगली न्यूज़ है
वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये न्यूज़ क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है और सिक्किम जैसे राज्य सरकार गिरती जन्म दर और बूढ़ी होती आबादी को रोकने के लिए आर्थिक मदद जैसे पैसे देना, सैलरी बढ़ाना और सुविधाएं दे रही हैं, ठीक है। लेकिन वैश्विक अनुभव बताते हैं कि केवल पैसा देना ही आबादी नहीं बढ़ाती, ठीक है। तो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल क्या है, देखो चाइना, ठीक है। चाइना कितने भी पैसे दे रहा है, भले वहाँ अभी आबादी ज़्यादा है लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। साउथ कोरिया हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हंगरी हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं बढ़ रही, इतने सारे फैसिलिटी देने के बाद भी क्या नहीं बढ़ रही है, जन्म दर नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी क्या होती है, तो 2.1, मतलब 2.1 ही ऐसी फर्टिलिटी रेट है जिस पर जनसंख्या क्या होती है, स्थिर होती है, ठीक है। लेकिन जो सिक्किम की TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो कितनी है, 1.1 है, मतलब भारत में सबसे कम है। इस बात को आप याद रखना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वात्सल्य स्कीम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो सिक्किम से है। प्रजनन दर बढ़ाने के लिए और IVF सहायता के लिए जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है होता है उसमें सहायता देते हैं, ठीक है। फिर TFR का अर्थ क्या होता है कि एक महिला अपने मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। TFR मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल, मतलब अब ये आपको याद होना चाहिए कि एक महिला का प्रजनन काल कब से कब तक होता है, तो 15 से 49 वर्ष तक का होता है। और इसमें औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। ये ना UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ये अभी जो 2025 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन था TFR, ठीक है। वहाँ पर क्या था, ऑप्शन बेस पे थे ये, ठीक है, ऑप्शन नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट बेस पे थे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टार मार्क लगा लो आप, ये टॉपिक बड़ा ही आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसको आप मेंस में कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास GS पेपर 3 डेमोग्राफिक डिविडेंड में आप इसको इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि सिक्किम की प्रजनन दर कितनी है, 1.1 है, ठीक है, जो भारत की सबसे कम है, ठीक है। इसकी रिप्लेसमेंट लेवल कितना है, 2.1 है, ठीक है। आप मतलब जो जन्म दर है वो 2.1 ही होनी चाहिए, तभी आपकी जो आबादी है वो हमेशा क्या होगी, युवा होगी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह दर्शाता है कि भारत के कुछ राज्य डेमोग्राफिक डिविडेंड के बजाय अब एजिंग पॉपुलेशन की समस्या की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ पर जो जनसंख्या के लाभांश है वो कम है और वहाँ पर क्या है, बूढ़ी आबादी ज़्यादा है, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर सरकारी नीतियों और मतलब सरकार क्या कर रही है, लगातार क्या कर रही है, इनिशिएट कर रही है। कैसे कि सिक्किम की वात्सल्य योजना मुख्य परीक्षा के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कैसे, जैसे दूसरे और तीसरे बच्चे पर सरकारी कर्मचारियों की क्या की करी जा रही है, वेतन में वृद्धि की जा रही है। फिर सामाजिक सहायता भी दी जा रही है कि 1 साल के लिए मैटरनिटी लीव, बल्कि और जगह 6 महीने के लिए मिलती है। फिर चाइल्ड केयर अटेंडेंट की भी क्या दी जा रही है, सुविधा भी दी जा रही है। फिर स्वास्थ्य हस्तक्षेप में क्या किया जाए, जैसे IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसके लिए 3 लाख तक की सहायता दी जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जरा IVF के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी डालनी है, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग को पता है कि IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर शहरीकरण और जीवन शैली में का प्रभाव भी है। केवल पैसा देने से ही जन्म दर नहीं बढ़ती है, इसके पीछे कुछ क्या है, गहरे सामाजिक आर्थिक कारण भी है कि क्यों क्या नहीं बढ़ रही है, जन्म दर नहीं बढ़ रही है। सबसे पहले महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि लगातार क्या देखने को मिल रहा है कि जो एजुकेशन है वो क्या होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या हो रही हैं, महंगी हो रही है। इस वजह से भी लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर महिलाओं का करियर और देर से शादी, महिलाएं भी क्या कर रही है, अपने करियर के लिए सचेत हैं, जागरूक हैं, तो वो भी अपना करियर बनाने चाह रही हैं और हमेशा करियर बनाने में हमेशा क्या होता है, लेट हो जाती है, ठीक है। और देर से शादी, तो ये भी किसका कारण है, न्यूक्लियर फैमिली का चलन, जहाँ बच्चों की देखभाल के लिए परिवार का साथ नहीं मिलता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली वाली सिस्टम आपको पता ही होगा। ज्वाइंट फैमिली मतलब जहाँ पर सभी लोग रहते हैं, ताऊ ताई चाचा चाची सारे चीज़ लोग हैं ना। और न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम दो हमारे दो वाली सिस्टम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसका ना क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं आप। तो आपके पास आ सकता है कि जैसे क्या आर्थिक प्रोत्साहन जनसंख्या नीति के लिए पर्याप्त है। तो आप हंगरी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया का उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ भारी खर्च के बावजूद भी क्या नहीं हो रही है, जन्म दर में सुधार नहीं आ रहा है। मतलब तब भी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव उसमें वो नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो ये आपके पास क्या है, एक MCQ है। इसका आंसर आप कहाँ पर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। फिर है बालेन शाह, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। काठमांडू के मेयर और मशहूर रैपर हैं बालेन शाह ने नेपाल में आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा को हराकर जीत हासिल करी है। वह नेपाल के पहले मधेसी प्रधानमंत्री और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखो मधेसी
जो मधेसी है ना, ये शब्द है मधेसी, ये क्या है कि जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है ना, यहाँ पर कुछ संकर एरिया, संकर मतलब ऐसा एरिया है जो जहाँ पर भारत की जो लोग हैं वो जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर एक क्या है यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है, मधेसी कम्युनिटी रहती है, ठीक है। तो वहीं से हैं ये बालिन शर्मा, बालिन शाह, शर्मा नहीं शाह, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ये, तो आप इसको कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले आप इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 से इनको रिलेट कर सकते हैं। मधेसी पहचान, तो बालिन शाह मधेसी समुदाय से आते हैं जिनका सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध भारत के कहाँ पर है, बिहार और उत्तर प्रदेश से है। और भारत और नेपाल का कैसा रिश्ता है, तो रोटी बेटी का रिश्ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ के लोग यहाँ पर काम करने के लिए बिना वीज़ा के आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ घूमने के लिए बिना वीज़ा के लिए जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है, देखो बालिन ने अतीत में भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाया था, है ना। पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, काला पानी, लिम्पिया धुरा, तो आपको पता ही है उत्तराखंड का ही विवाद, मतलब जो नक्शा है वो क्या करता है, नेपाल अपने में दिखाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी भी है, जैसे उत्तराखंड का पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर जिला नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता या नेतृत्व सीमा प्रबंधन या व्यापार को भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। फिर लोकतंत्र में युवा और गैर पारंपरिक नेतृत्व, तो जैसे पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन साउथ एशिया के लिए जरूरी है ये। और कैसे कि जैसे अब युवा पार्टी हैं, जो पारंपरिक पार्टियां हैं वहाँ की, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, वो उनको हराकर अब नई विचारधारा क्या ले रही है, वहाँ पर जन्म ले रही है, जिससे भारत के लिए भी चैलेंजेस या भारत के लिए अवसर दोनों ही यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आई होप आपको आज का डीएनए पसंद आया होगा। अगर आपको आज का डीएनए पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।